दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। संसद के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत ने ही मेरी इन आशंकाओं को सही साबित कर दिया है कि 18वीं लोकसभा और अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार की डगर बहुत मुश्किल नजर आती है। संसद के अंदर और बाहर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका चूकता नजर नहीं आ रहा। बेशक प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा न माने, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे छूट जाने और सरकार की स्थिरता के लिए टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी जैसे सहयोगियों पर निर्भरता का असर साफ दिख रहा है। 543 की लोकसभा में मात्र 240 सीटों पर सिमट जाने से बीजेपी का डगमगाया आत्मविश्वास नई संसद के पहले विशेष सत्र में भी साफ दिखा था, जब 234 सीटें जीत लेने वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया हर मौके पर सरकार पर हमलावर नजर आया। 10 साल बाद संसद में ऐसा नजारा दिखा कि विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर ललकारता नजर आया। ध्यान रहे कि 10 साल बाद ही विपक्ष को राहुल गांधी के रूप में नेता प्रतिपक्ष मिला है। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी बनाम राहुल का जो टकराव नजर आया था, वह बजट सत्र में और भी ज्यादा तीखा होता दिख रहा है। बेशक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बीच मंत्रियों द्वारा लगातार टोका-टाकी और प्रधानमंत्री के जवाब के बीच विपक्ष की लगातार नारेबाजी को उचित नहीं माना जा सकता, पर ऐसा लगता है कि संसदीय परंपरा और मर्यादा अब बीते जमाने की बातें बनकर रह गई हैं। राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री पर तीखे कटाक्ष किए तो मोदी ने भी बिना नाम लिए ही बालक बुद्धि के किस्से कहानियों के जरिए नेता प्रतिपक्ष का उपहास उड़ाने में संकोच नहीं किया। इसलिए आश्चर्य नहीं कि हम संसद के बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उसी टकरावपूर्ण व्यवहार का विस्तार देख रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि संसद देश और समाज के हित में काम करने के लिए है, न कि दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं कि सत्ता पक्ष अपने बजट को देश के सर्वांगीण विकास का दस्तावेज बता रहा है और विपक्ष उसे दिशाहीन। और बिहार एवं आंध्र प्रदेश को विभिन्न मदों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष सहायताओं की घोषणा ने वर्ष 2024-25 के बजट को राजनीतिक एंगल दे दिया है। इसी को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया और संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। दरअसल भाजपा के बहुमत से 32 सीटें पीछे 240 पर सिमट जाने से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये तीसरी केंद्र सरकार खासकर टीडीपी और जेडीयू के समर्थन पर टिक रही है। दोनों ही राज्य लंबे समय से अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मांगते रहे। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू इसी मांग पर 2018 में एनडीए छोड़कर विपक्ष के खेमे में चले गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अलग अलग मुद्दों पर कई बार पाला बदल चुके। इस बार टीडीपी और जेडीयू एनडीए में लौटे तो राजनीतिक जरूरतों के अलावा सरकार बनने पर विशेष आर्थिक मदद की उम्मीद भी बड़ा कारण रही। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, यह तो साफ ही था। मोदी सरकार ने बजट से पहले ही टीडीपी और जेडीयू को संदेश भी दे दिया, लेकिन फिर भी बजट में बिहार और आंध्र को तमाम मदों में मिलाकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान बताता है कि दबाव में और सरकार की खातिर ही यह रास्ता निकाला गया है। जाहिर है इतनी बड़ी राशि देने के लिए कहीं न कहीं बड़ी कटौतियां भी की गई होंगी, जिनका असर विभिन्न क्षेत्रों में देश की विकास योजनाओं पर पड़ेगा। इसीलिए विपक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहकर विरोध कर रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा तीखे प्रहारों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई अवश्य दी कि बजट भाषण में नाम न लिए जाने का अर्थ यह हरगिज नहीं है कि अन्य राज्यों को कुछ नहीं दिया गया, पर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट कर गया। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष नए बजट को अन्य राज्यों, खासकर गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ अन्याय और इसीलिए संघीय ढांचे के विरुद्ध बता रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद
अभिषेक बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को केंद्रीय मदद पर व्हाइट पेपर की मांग करके सरकार को कटघरे में ही खड़ा करने की कोशिश की। नोटबंदी और प्रधानमंत्री का उल्लेख करने पर स्पीकर ओम बिरला द्वारा टोके जाने पर अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह उन्हें निष्पक्षता की याद दिलाई, उससे तो साफ है कि स्पीकर के लिए भी सदन चला पाना पिछली लोकसभा जितना आसान नहीं होगा। अभिषेक से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अपने अपने अंदाज में स्पीकर यानी आसन की सर्वोच्चता और निष्पक्षता की ओर इशारा कर निशाना साध चुके हैं। याद रहे कि 17वीं लोकसभा में रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसदों का निलंबन किया गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का असर बजट के पारित होने पर शायद न भी पड़े, लेकिन संसद की कार्रवाई पर पड़ना तय है और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। राज्यसभा में सत्ता पक्ष की घटती संख्या के मद्देनजर नवीन पटनायक के बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी की विपक्षी गठबंधन इंडिया से बढ़ती नजदीकियां मोदी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा सकती है। पिछले प्रधानमंत्री काल में इन दलों ने ही कई मुश्किल मौकों पर मोदी सरकार की नैया राज्यसभा में पार लगवाई थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।